ऑलराइट, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आपकी फिज़िक्स का ये बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 यानी कि जो बुक 1 है आपकी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक बुक 1 है और बाकी 11 से लेकर 19 तक बुक 2 कहलाती है। बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 है सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कोई इतना इसमें बहुत कोई बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है जो आपको आसानी से समझ ना आए, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सर्कुलर मोशन यानी कि ये हर उस मूवमेंट की बात करेगा इस ये चैप्टर जो कि किस वे में होगी, सर्कल में। ठीक है, यानी कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है उस बॉडी का मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जब भी कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है एक सर्कुलर पाथ के अंदर तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, कॉन्स्टेंटली। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक ऐसी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ठीक है, यानी कि अगर एक बॉडी है जो कि इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो गोल गोल घूम रही है, तो इसका मतलब ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप कट कर दें, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है और आप इसको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, लिहाजा इसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे से समझ आएगा। फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स, दूसरी बात यह है कि आपकी बुक में उतना मटेरियल नहीं दिया हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए, लिहाजा मैं एक चीज़ मुझे समझानी पड़ेगी तो फिर मुझे आपको इसके लिए दूसरी चीज़ें भी समझानी पड़ेंगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्ड एंगुलर का मतलब क्या है, और डिस्प्लेसमेंट तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया, लेकिन एंगुलर जो है वो उस बहुत सारी चीज़ों से लिंक्ड भी है, तो जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से लिहाजा मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये आपको जब आप से फर्स्ट ईयर में आओगे, अगर आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में समझ आ जाएगा। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशन, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स, अब ये बैंकिंग ऑफ रोड्स आप डेफिनेशन है, मैं आपको एज इट इज़ थोड़ी देर बाद में आपको इसको बताऊंगा कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों की जाती है। बैंकिंग ऑफ रोड्स सिर्फ आप ये समझ लो कि बैंकिंग ऑफ रोड्स जब आप किसी पुल पे चढ़ते हो या जब गाड़ी या बाइक वगैरह जो है वो किसी ब्रिज पे जा रही होती है और जब टर्न आता है तो थोड़ा सा ब्रिज को टिल्ट किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है। इसकी वजह यह है कि गाड़ी जो है वो अपनी पोजीशन से हिले ना। ठीक है, वो स्मूथली रोड्स पे चलती रहे। ये मेन रीजन है बैंकिंग ऑफ रोड्स का, कि थोड़े से रोड्स को टेढ़ा कर दिया जाता है, यानी कि रोड्स की बात कर रहा हूँ, जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, तो वो जो रोड होती है, ब्रिज पे जो रोड बनाई जाती है, वो जब टर्न आता है कोई भी, यानी कि जब मोड़ आता है तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रिज को टेढ़ा बनाया जाता है ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो गिरे नहीं, वो स्मूथली चलती रहें। ठीक है, गाड़ियाँ जहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि जिस ब्रिज का स्ट्रक्चर सही नहीं होता, यानी कि जहाँ पे बैंकिंग प्रॉपर नहीं होती, वहाँ पे एक्सीडेंट्स का ख़तरा ज़्यादा होता है। इस वजह से एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड्स भी करा जाता है, ताकि गाड़ियाँ जो है या बाइक्स वगैरह या साइकिल वगैरह अगर उस रोड से उस टर्न से गुजर रही हो, तो अगर बैंकिंग ऑफ रोड वहाँ पे हुई भी, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है रोड, टेढ़ा का मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर गाड़ी है, फॉर सपोज गाड़ी इस रोड से गुजर रही है और यहाँ पे टर्न है और वो इस तरह से टेढ़ा हुआ है, तो गाड़ी अगर यहाँ से यहाँ पर है तो वो नीचे नहीं गिरेगी, ना वो यहाँ से इस तरफ जाएगी और ना वो यहाँ से बाहर जाएगी, वो बैलेंस रहेगी। इस तरह से अगर यहाँ पे कोई गाड़ी होगी तो
इसको भी आगे जाने का वक्त मिल जाएगा और ये भी आगे चली जाएगी, यानी कि ये दोनों अपनी पोजीशन से बाहर नहीं आएंगी, अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। ठीक है, फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या कहता है कि हर वो बॉडी, सॉरी, ये कहता है न्यूटन साहब ने, जो जिसने ग्रेविटी बनाई थी, जिसने वो 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था कि 2 बॉडीज आपस में एक फोर्स से अट्रैक्ट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉडी ए नजर आ रही है, बॉडी ए, ये बॉडी बी, ठीक है, दोनों आपस में एक फोर्स से अट्रैक्ट हो रही हैं। ये फोर्स एफ, ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रही है और बी जो है वो ए पे फोर्स लगा रही है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, ये एक ऐसी फोर्स है। अभी मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हूँ तो लैपटॉप मुझ पे एक फोर्स लगा रहा है और मैं लैपटॉप पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब वजह क्या है कि हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे की तरफ, क्यों नहीं हो रहे, इसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल इसकी डेफिनेशन ये है कि हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी के साथ जो है वो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसका बाकी देख लें कि, और वो जो फोर्स है, ये फोर्स जितना ज्यादा इस बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स होगी, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, यानी कि दोनों बॉडीज का मास m1 m2, m1 इस बॉडी ए का मास को हमने m1 रख दिया, बॉडी बी का मास को हमने m2 रख दिया, दोनों का अलग अलग मास होगा, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग आप एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये, अगर आप इन बॉडीज को जितना दूर लेके जाओगे, यानी कि आर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का एक और डिनोशन है, यानी कि सिंबल है आर। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस ग्रेविटेशन फोर्स का मासेस के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, यानी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों बॉडीज के दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम, आपको ये पता है कि, और ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। ठीक है, जब अब आपके कैलकुलेटर में ये वाला साइन तो होता नहीं है, अब हम ये फॉर्मूला बन रहा है देखा जाए तो फॉर्मूला पूरा बनाने के लिए हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन का हटाएंगे, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन नहीं होते। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो 2 एक्स्ट्रा चीज आती हैं, एक आता है इज इक्वल टू और एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो जिस साइंटिस्ट ने बनाया होता है ना, ये वही जो है वो रखता है अपने नाम पे। यहाँ पे न्यूटन ने ग्रेविटेशन कांस्टेंट दी थी, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशन की, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कुछ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है और कुछ कांस्टेंट की नहीं होती, लेकिन ये वो कांस्टेंट है जो आपके इस फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और वो ये रही 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अब आप यहाँ पे देख रहे हो -11 वैल्यू है, यानी कि इस 6 के आके 0.00 10 जीरो होंगे, 10 ऐसे 10 जीरो 0.0000006777 ऐसे ऐसी ऐसी वैल्यू है ये। तो ये इतनी छोटी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू है, जब भी ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना छोटा है, तो जब ये बॉडी आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रही। सही है, ये इसका रीजन था। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर आता है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा, ये मास ऑफ अर्थ की एक डेरिवेशन है, और ये आपके नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ, और ये आपकी जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये आपको उसी वक्त समझाया जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, और वो कैसे आई वो मुझे पता है आपके अभी दिमाग में नहीं घुसेगा। तो आपके इस वैसे आप लोग तो बहुत बिजी होते हैं घर पे, रिकॉर्डिंग्स पता नहीं कितनी आप जो हैं वो दिल से आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं नहीं सुनते,
लिहाजा जाहिर सी बात है अब इतना जोर आपके दिमाग पे देना नहीं चाहिए। तो इस वजह से ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये मुझे पता है अगर मैं आपको एज इट इज इस तरह समझाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि या तो फिजिकल क्लासेस हो या एक लाइव सेशन हो। लेकिन इस बेहतर ये है कि इंशाल्लाह 15 सितंबर से आपका फिजिकल सेशन का आगाज़ हो रहा है आपके स्कूल्स वगैरह में। जो न्यूज़ पे आ रहा है अभी तक का, उसमें यही सुनने में आ रहा है कि, और ये पक्का है कि 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिजिकल क्लासेस, यानी कि आप स्कूल आएंगे और वो आपको इसी वक्त समझा जाएगा ये वाली डेरिवेशन की मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको करने पे तो यहाँ पे भी समझा दूँ, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे 90% बच्चों को नहीं समझ आएगा, तो इस वजह से ये यहाँ पे समझाई नहीं जा सकती। तो इस वजह से मैं ये स्किप कर रहा हूँ। आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरी सेक्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ, थ्योरी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये इजीली समझ आ जाते हैं। डेरिवेशन अमूमन तौर पे इतनी आसानी से समझ नहीं आती, और आप लोगों को वैसे ही जो है वो फिजिकल क्लासेस में जब बच्चों को इतना क्लियर समझ नहीं आता तो ऑनलाइन में तो भूल ही जाए। तो इस वजह से अभी मैं, मेरे हिसाब से तो यही बेहतर है कि ये वाली चीज़ अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए भलाई के लिए, तो जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होंगी तो आपको ये समझा दी जाएगी, तो इसकी टेंशन आप नहीं लीजिएगा कि आपको नहीं, ये आपको छोड़ दी गई, छुड़वा दी गई। छुड़वाया कुछ भी नहीं है, ये भी आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको जितना समझाया जा रहा है आप उतना समझ लें, वही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। डेरिवेशन आती है पेपर में ये वाली, इसको अभी तो मैं छुड़वा रहा हूँ, लेकिन जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी जब ये आपको क्लास में ही समझा दी जाएगी, ठीक है। या कोई लाइव सेशन हो जाएगा ऑनलाइन का, तो जब आपको समझा दी जाएगी, सही है, अगर पॉसिबल हुआ, वरना फिजिकल क्लासेस में ये समझा दी जाएंगी, वो तो कंफर्म है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं कि आप फॉर सपोज एक धागा लें और उसके एक एंड पे आप एक पत्थर को बांध दें, और फिर यहाँ से आप इसको पकड़ लें, ठीक है, और इसको घुमाएं गोल, इस तरह से आपने घुमाना है, ठीक है। थोड़ी शेप अजीब सी बन गई है, लेकिन बहरहाल आप कंसिडर करें ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये पत्थर जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना? तो जब एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या ये सर्कल के अंदर गिर रहा है या सर्कल के बाहर जा रहा है? ये आप मुझे ज़रा वीडियो पॉज करके सोचें और फिर आप इसका खुद अपने आप से जवाब दें, ठीक है। तो इसका जवाब वैसे तो सिंपल ये है कि ना ये सर्कल से बाहर जा रहा है ना सर्कल के अंदर आ रहा है। तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये दो फोर्सेस की वजह से स्टेबल है, ना ये सर्कल के बाहर जा रहा है ना ये सर्कल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है ना एक दूसरे पे। तो जब भी ना ये पत्थर जो है वो सर्कल के बाहर जा रहा है ना ये पत्थर सर्कल से के अंदर आ रहा है, तो इसका रीजन ये है कि जो इसको सर्कल के अंदर खींच रही है ना, सर्कल के अंदर यानी कि सर्कल के सेंटर की तरफ जो फोर्स खींच रही है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये एक और फोर्स है, अगर ये बाहर वाली फोर्स नहीं होती तो जाहिर सी बात है पत्थर तो अंदर गिरता ना, क्योंकि उसको बाहर रोकने वाली कोई फोर्स ही नहीं थी। जब फोर्स नहीं होती तो पत्थर जो है यानी कि जो स्टोन है वो जाहिर सी बात है सर्कल के अंदर ही गिरता। अब न्यूटन का थर्ड लॉ आपको याद होगा कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हैं, इसका रिएक्शन, ये दोनों आपस की रिएक्शनल फोर्सेस हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस्ड कर रही हैं। जब ये बैलेंस्ड हैं तो इसका मतलब जो सर्कल के अंदर खींचने वाली फोर्स है वो सेंट्रीपिटल है, और जो सर्कल से बाहर खींचने वाली फोर्स है, जाहिर सी बात है बाहर खींचने वाली कोई तो फोर्स होगी ना, और उसको बैलेंस करने के लिए सर्कल के अंदर खींचने वाली कोई फोर्स है, यानी कि दोनों फोर्सेस बैलेंस है। तो जो सर्कल के अंदर खींच रही है वो सेंट्रीपिटल है, और जो सर्कल से बाहर खींच रही है वो ये वाली फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाली फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी ये पत्थर जो है वो ना सर्कल के अंदर गिर रहा है ना सर्कल के बाहर जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल सी ये फोर्स थी, ठीक है। तो centripetal force, when a body moves in a circle with the uniform speed, the force required to keep it moving in a circular path is called centripetal force,
वो फोर्स जो कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए हेल्पफुल होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स मौजूद होती है जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। अब इसका ये वाला फॉर्मूला है, अभी ड्राइव कैसे हुआ, बहुत आसान है। आपने चैप्टर नंबर 3 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज एम ए। मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप वो वीडियो को देखें, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, F इज एम ए। ये C फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स है, F यहाँ पे FC का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स, C डिनोट्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड A डिनोट्स फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मैं आपको अभी बताता हूँ ये है क्या। फिलहाल अभी आप इस फॉर्मूले को याद करें, F इज टू एम ए, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 हाँ जी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको ये पढ़ाया था, F इज टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था। मुझे पता है आप लोगों को ये बिल्कुल याद नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हैं, तो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें तो याद होती नहीं हैं। तो मैं ये आपको फॉर्मूला फिर एक बार याद दिला रहा हूँ कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था। तो इस फॉर्मूले से हम इस फोर्स का जो है वो बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक इसके बराबर है v²/r, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की जगह हमने ये डाल दिया और m को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, FC इज mv²/r, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। अब क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो इस फॉर्मूले में आ रही है वो सब चीजें जो है वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनकी वजह से चेंज हो सकती है। मास की वजह से, मास ऑफ द बॉडी, v यानी वेलोसिटी की वजह से, r यानी रेडियस की वजह से, यानी कि डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। जो चीजें ऊपर हैं फॉर्मूले के ऊपर वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी, और जो चीजें फॉर्मूले के नीचे हैं वो इन्वर्सली अफेक्ट करेंगी। यानी कि r जितना बड़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही कम होगी, और r जितना ज्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी कम होगी, ठीक है। मास और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है कि मास और वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ही बढ़ेगी, और जितनी मास और वेलोसिटी कम होगी सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी कम होगी। सही है, ये फैक्टर्स भी आपने याद कर लेने। अब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसा है ये मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यहां पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस तो हो रही होगी ना, क्योंकि यहां पे अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना तो यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि जब जब डायरेक्शन चेंज होगी, एक तो मैंने आपको बताया था कि जब जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब जब डायरेक्शन जब जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के मुताबिक एक और चीज है, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, अगर एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रही है, जब तो आप ये कहोगे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन आप ये देख रहे हो कि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है, जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि वो एक्सेलरेशन जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही हो और जब वो प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका ये फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, AC = v²/r, C फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है, AC = v²/r, ये यहाँ पे जब भी मैंने आपको ये लिखवाया था। सही है, ओके। अब फैक्टर्स कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इस एक्सेलरेशन को अफेक्ट करते हैं, ये हम देख लेते हैं। यानी कि अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आ रही हैं, v वेलोसिटी यानी, और रेडियस यानी डिस्टेंस। यानी कि एक तो इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी अफेक्ट करेगी, और एक रेडियस। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और जितना कम रेडियस होगा उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी।
जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी कम, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, और जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। ये डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला के ऊपर है, वेलोसिटी फॉर्मूले में न्यूमरेटर साइड पर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया। ये आपको पता होना चाहिए बात, ठीक है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बताया था, जब मैं जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था। सॉरी, लॉ और इक्वेशन में बार बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो लॉ, जब मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़ा रहा था, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 4 में, तो मैंने आपको डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी बताया था। मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है जब एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, और एक चीज कम हो रही हो तो दूसरी चीज भी कम हो रही हो, और जब एक चीज कम होती है और दूसरी चीज ज्यादा होती है, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये भी वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जब एक चीज ज्यादा होती है दूसरी चीज कम होती है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और एक चीज ज्यादा होती है दूसरी चीज भी ज्यादा होती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है एक्सेलरेशन के साथ, और रेडियस जो है वो यानी कि डिस्टेंस एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में है। फिर आता है एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। When a car moves on a circular track, the necessary centripetal force is provided by the force of friction between the tires and the road. ठीक है, यहाँ पे जब गाड़ी, मैंने आपको बताया था बैंकिंग ऑफ रोड्स में, जब एक टर्न या जब चौरंगी जो होती है जब वो उसमें घूमती है, तो आप अपनी गाड़ी में आप थोड़ा सा दूर होते हो, यानी कि आप दूसरी साइड पे जाते हो, आपको पुश लगता है सर्कल से बाहर की तरफ। वो किस वजह से लग रहा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन आप गाड़ी का दरवाजा तोड़ के नहीं भागते हो, क्योंकि एक तो गाड़ी के दरवाजे ने रोका होता है, दूसरा आपको एक और फोर्स आपको सेंटर की तरफ धकेल रही होती है, जो कि कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी आप ना सर्कल से पूरा बाहर जाते हो और ना सर्कल के अंदर गिरते हो, ठीक है। जब गाड़ी या बाइक आप किसी टर्न पे लेकर जाते हो, या चौरंगी पे जब आप पूरी बाइक घुमाते हो या गाड़ी घुमाते हो, या ब्रिज पे आप बाइक या गाड़ी घुमाते हो, तो ना आप सर्कल के अंदर गिरते हो ना आप सर्कल के बाहर गिरते हो, आपकी गाड़ी गिरती है। वजह क्या होती है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर होती हैं। Second example, if we tie a stone to an end of a wire and whirl it in a circle, then the inward force of pull acting on the stone is centripetal force. मैंने आपको ये भी एग्जांपल दी स्टोन की, कि पत्थर से आप बांधोगे एक स्टोन को, पत्थर को आप एक स्ट्रिंग से, धागे से, रस्सी से बांधोगे, उसे घुमाओगे, तो ना वो सर्कल के बाहर जाता है ना वो सर्कल के अंदर गिरता है। वजह मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द मून प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व द मून अराउंड द अर्थ। यानी कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। पता है ना ये बात आपको? छोटी क्लासेस में आपको ये पता होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, और इसी तरह अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर मैं मून की बात करूं, ना वो अर्थ पे आके टकराता है, ना वो अर्थ से बाहर जाता है, अर्थ से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये है दो फोर्सेस उसको भी बैलेंस कर रही हैं। नाम आपको मैंने बता दिया है। और इसी तरह अर्थ जो है वो ना सन के अंदर घुस रही है और ना वो सन के ऑर्बिट से बाहर आ रही है। सही है? इसका रीजन आपको पता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। फिर बाकी प्लैनेट्स की एग्जांपल दी है कि प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ना वो सर्कल के अंदर जा रहे हैं ना वो सर्कल से बाहर आ रहे हैं। ये दो फोर्सेस उनको बैलेंस करके रखी हुई हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर से बैलेंस कर रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ पुश कर रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ पुश कर रही है। और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जब भी ना कोई बॉडी सर्कल के अंदर गिरती है ना कोई बॉडी सर्कल से बाहर गिरती है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैसे तो एग्जांपल थी, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी एग्जांपल
छुपी हुई थी वो मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दी। ठीक है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक प्योर एग्जांपल है। ये जो ऊपर वाली एग्जांपल थी सेंट्रीपिटल की थी। अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल दो तो ये चारों आपने लिख देनी है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल में आपने लिखना, मैंने आपको इनडायरेक्टली बताई है कि इसमें इनडायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी हाथ यानी कि हाथ है। अगर आप एक ही फोर्स की एग्जांपल दे रहे हो तो आप एक ही फोर्स की एग्जांपल दे, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल दी तो आप सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल में ये चार लिखोगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको वैसे ही बता दी होती है, लेकिन एग्जाम्पल में नहीं लिखी हुई क्योंकि ये एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स की हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है जो कि एग्जाम्पल में नहीं दिखाई गई। इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दी, लेकिन वो आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल में सेंट्रीपिटल फोर्स की ये एग्जाम्पल लिख देनी है। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कल से बाहर की तरफ पुश कर रही है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आपने देखा होगा अक्सर जो है वो क्रीम सेपरेटर, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप एग्जांपल ले लें वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन से जब कपड़े निकलते हैं तो एक ड्रायर वाली वॉशिंग मशीन भी मिलती है जिसमें कपड़े सुखाते हैं, जिस मशीन में। तो आप जब उसके अंदर गीले कपड़े डालते हो तो वो इतनी तेज स्पिन करती है, इतनी तेज स्पिन करती है उन कपड़ों को, इतनी तेज घुमाती है कि जितना भी पानी होता है वो सर्कल से बाहर चला जाता है, ताकि कपड़ों के अंदर जितना पानी है वो बाहर निकल जाए। तो जाहिर सी बात है पानी सर्कल से बाहर जा रहा है, सर्कल कपड़े किस अंदाज में घूम रहे, सर्कुलर वे में घूम रहे, पानी भी घूमेगा, लेकिन ज्यादा प्रेशर कहाँ पे? बाहर की तरफ सर्कल। और पानी को रोकने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल तो लग रही है लेकिन बहुत कम है। जब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज्यादा होने की वजह से पानी सारा बाहर आ जाता है सर्कल से और आपके कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, फिर सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस है जिससे आप जो हो वो हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज कर सकते हो। ये आप एज इट इज ऐसी याद कर लेना, डिवाइस है एक मशीन जो कि लाइटर पार्टिकल को हैवियर पार्टिकल से अलग करने में हेल्प करती है। इसकी मैंने आपको भी एग्जांपल दी वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन ड्रायर है, क्रीम सेपरेटर है। जब आप क्रीम को अलग कर रहे होते हो, क्रीम का ये पूरा प्रोसेस है, ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एग्जांपल में दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मिल्क में से जब आप क्रीम अलग करते हो तो जो आप जिसको कहते हैं क्रीम जो होती है ऊपर जो आ जाती है, मिल्क की लेयर जो बन जाती है, मिल्क के ऊपर लेयर, दूध के ऊपर जो लेयर बन जाती है वो क्रीम होती है। तो जब वो एक डिवाइस होती है घर में, चम्मच जैसा, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन आपने देखा होगा जो घर में ख़वातीन होती हैं वो जो है वो एक चम्मच जैसा होता है, उसको घुमा रही होती हैं। घुमाने का असली रीज़न ये होता है ताकि क्रीम अलग हो जाए और दूध सारा बीच में हो जाए। ठीक है, तो क्रीम अलग हो जाती है इस तरह से घुमाने से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारी क्रीम को सर्कल से बाहर फेंक देती है और लाइटर पार्टिकल जो है वो हैवियर पार्टिकल से, यानी कि दूध जो है वो क्रीम से अलग हो जाता है। फिर शुगर क्रिस्टल, इस वाली एग्जांपल को आप एज इट इज ऐसे याद कर लेना। आप अपने कोर्स में, जैसे आपकी कोर्स में तीनों है लेकिन आप सिर्फ ये थर्ड वाली को कैंसिल कर देना। ठीक है, सिर्फ थर्ड वाली बस, बाकी अगर सेंट्रीफ्यूज की एग्जांपल है तो 1 और 2 आप लिख देना, सही है। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डिफरेंस आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हेल्प कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो इनवर्ड्स यानी कि सर्कल के अंदर किसी बॉडी को ले जा रही होती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड यानी कि सर्कल से बाहर, आउटवर्ड लिखा हुआ है, सर्कल से बाहर की तरफ खींच रही होती है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक मेन डिफरेंस तो ये है कि एक इनर साइड की तरफ, सर्कल से इनर साइड की तरफ लग रही होती है, एक सर्कल से आउटर साइड की तरफ लग रही होती है। एक रियल फोर्स है और एक फिक्टिशियस फोर्स है। ये एक्चुअल फोर्स है यानी कि रियल फोर्स है, और ये बैलेंस करने के लिए दूसरी फोर्स हमने नाम दी है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स तो होनी चाहिए ना, नहीं होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर गिर जाएगी, लेकिन वो नहीं गिर रही। जब नहीं गिर रही तो कोई ना कोई फोर्स तो है ना सर्कल से बाहर लेके जा रही है बॉडी को, और दोनों फोर्सेस बराबर है। जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो उस फोर्स को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया, और ये फिक्टिशियस फोर्स है, यानी कि रियल फोर्स नहीं है, ये हमने नाम दिया है एक फोर्स को जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हमने नाम दिया है, और ये फिक्टिशियस फोर्स है, ये रियल फोर्स है, ये तो असली फोर्स है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक और हमने एडिशनल फोर्स को जो है वो उसका नाम दिया। कोई भी फोर्स है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है वो बैलेंस कर रही है, और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है। अच्छा, जी एंड कैपिटल जी। अच्छा, ये आपको जो है वो आपने अभी ये वाला तो क्वेश्चन सॉल्व करा है नहीं, तो लिहाजा इसको मैं एंड में समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा आपको चैप्टर के एंड में, वरना आपको ये फिजिकल क्लास में समझा दिया जाएगा। सही है। नेचुरल सैटेलाइट। जी, नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, भाई सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट हर वो चीज होती है, हर वो चीज सैटेलाइट कहलाती है जो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है। सन नहीं घूम रहा अर्थ के इर्द गिर्द, बल्कि सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम रही है, तो ये सैटेलाइट की एग्जांपल नहीं है। सैटेलाइट की एग्जांपल में सबसे पहला नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में मून आता है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। सही है। तो अर्थ के इर्द गिर्द ये घूम रहा है, और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई, ठीक है, ये अल्लाह ताला ने बनाई है, तो ये नेचुरल चीज है। तो नेचुरल चीज है यानी कि ये नेचुरल सैटेलाइट होगी, और ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है तो सैटेलाइट तो होगी, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट है, नेचर। ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है 27.3 डेज के अंदर ये पूरा अर्थ के इर्द गिर्द का चक्कर लगा दिया। अगर ये अर्थ है और यहाँ मून है, ये मून जो है वो पूरा सर के सॉरी अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, और इसको पूरे 27.3 डेज लगते हैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अर्थ और मून के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ये है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 8 है। ये 8 है, एग्जैक्टली 8 लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, आई गेस ये 8 है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है। आपकी बुक में बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है इसकी, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा 8 है या मेरे ख्याल में 5 है, तो आप इसको वहां से टैली कर लीजिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि इंसान बनाता है और वो अर्थ के बाहर भेजता है ताकि वो स्पेस में रिसर्चेस कर सके, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाती हैं, जो कि स्पेस रिसर्चेस के लिए काम आती हैं, कम्युनिकेशन के लिए, आपके इंटरनेट के सिग्नल्स के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कराने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। फिर ये सारे यूजेस हैं, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अर्थ का वेदर चेक करने के लिए, एटमॉस्फेयर चेक करने के लिए, वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या वेदर होने वाला है आगे। फिर सन और आउटर स्पेस में कितनी रेडिएशन है, कितनी हार्मफुल रेज हैं, उसके बारे में रिसर्चेस करने के लिए। फिर सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, तभी आपके रेडियो टेलीविजन जो हैं वो उसके सिग्नल आ रहे हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स। फिर आपकी अर्थ की शेप और डायमेंशन को के उस पर और अर्थ के मॉडल पे वर्कआउट करने के लिए सैटेलाइट बहुत काम आती हैं। स्पेस फ्लाइट्स यानी कि जो रडार वगैरह के लिए, या फ्लाइट अगर स्पेस फ्लाइट्स भेजी जाती हैं तो सैटेलाइट के थ्रू ये सारा काम होता है। तो यूजेस ऑफ सैटेलाइट भी आपने एज इट इज ऐसे ही याद कर लेना है, बहुत आसान, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप 5 याद कर सकते हैं कोई भी, वैसे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, वैसे तो आपको पूरे 6 याद करने चाहिए, कि अगर आप 5 याद कर रहे हैं और एक आप भूल गए और आपके पेपर में 5 लिखने को आए तो आपको कम से कम एक एडिशनल याद होना चाहिए। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि अब ये अर्थ है, फॉर सपोज ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ठीक है,
ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, लिखा हुआ है। सैटेलाइट जो है वो इस एक खास वेलोसिटी के साथ इस अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। तो ये जो वेलोसिटी है जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है गोल दायरे में, यानी कि सर्कुलर मोशन में, किसी वेलोसिटी के साथ लगा रही है। और ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? बहुत आसान सी चीज थी, बहुत आसान से छोटा सा चैप्टर था, लेकिन सैटेलाइट के लिए ये वेलोसिटी स्पेशली फॉर सैटेलाइट्स होती हैं, ये और किसी बॉडी के पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जब तक उस सैटेलाइट को एक खास वेलोसिटी नहीं दी जाएगी, वो बॉडी जो है, वो सैटेलाइट जो है, वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं कर सकती, घूम नहीं सकती। अगर उस स्पेसिफिक वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो हो सकता है वो इस अर्थ के इर्द गिर्द घूमे ना, हो सकता है वो अर्थ के बाहर चली जाए, है ना, ये भी हो सकता है। और अगर वेलोसिटी कम हुई तो अर्थ के वापस अर्थ के अंदर आ जाए। तो एक खास वेलोसिटी दी जाती है सैटेलाइट को, ये स्टडीज करने के बाद जो है वो साइंटिस्ट को अंदाज़ा होता है, और फिर उसको इन्वेंट किया जाता है और फिर भेजा जाता है स्पेस में, ताकि अर्थ के इर्द गिर्द जो भी जो है वो मसले या कोई प्रॉब्लम्स या कोई रिसर्चेज या डेवलपमेंट वगैरह होती है, तो ये सैटेलाइट्स काम आती हैं और उनको एक वेलोसिटी के साथ भेजा जाता है, और फिर वो वेलोसिटी के साथ इनको रिवॉल्व करवाया जाता है अर्थ के इर्द गिर्द, और ये रिवॉल्व करती रहती हैं। सही है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी के साथ भेजा जाता है। फिर इसके नीचे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये डेरिवेशन है, ये भी काफ़ी बड़ी है, और ये भी आपको फिजिकल क्लासेस में ही समझाई जाएगी। और ये फिर सबसे बड़ी बुक की आपकी डेरिवेशन है, वैल्यू ऑफ जी। ये भी आपको फिजिकल क्लासेस में ही समझाया जाएगा। फिर न्यूमेरिकल्स हैं, और इस चैप्टर के बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है ना, मुझे पता है आपको इस लाइव सेशन, सॉरी रिकॉर्डेड सेशन में समझ नहीं आएगा, तो लिहाजा ये है कि आप फिजिकल क्लासेस का वेट कीजिए। दूसरा, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको लाइव सेशन में ये करवा दिया जाएगा, ऑनलाइन लाइव सेशन रखा जाएगा, उसमें आपको करवा दीजिएगा। इन चीज़ों की टेंशन छोड़ दें, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी उसको आप याद करना शुरू कर दें। वैसे भी आप लोगों ने समझ के तो बहुत कम चीज़ें करनी है, आप लोगों ने ज़्यादा रट्टा ही मारना होता है। चीज़ों को समझ के याद कर लोगे, आप खुद भी लिखोगे, आपको एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था, मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ाया था। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा रिकॉल नहीं कराऊंगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चैप्टर को दोबारा देखिए। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों में है, दूसरा चैप्टर नंबर 3 में भी है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये रहा कैपिटल जी, ये रहा। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये रहा कैपिटल जी, ये कैपिटल जी है, ये अलग है इससे, दे बोथ आर डिफरेंट। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नहीं कि ग्रेविटी की वजह से अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो ये वो है, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि न्यूटन ने इजाद किया था, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये जी कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। फिर इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कयामत आ जाएगी तब भी चेंज नहीं होगी। लेकिन इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती है। आप नॉर्थ पोल पे ले जाएं जब वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप साउथ पोल पे लाएं जब चेंज हो जाएगी, सेंटर ऑफ अर्थ पे ले आएं जब चेंज हो जाएगी, इक्वेटर पे ले आएं जब चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फिर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वैसे तो, और इसकी जो है वो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, सॉरी यूनिट, वैसे ये फॉर्मूला से ही ड्राइव हुई है, ये है इसका यूनिट, और इसके साथ इसकी वैल्यू।
ठीक है, ये हमेशा सेंटर ऑफ, इसकी डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जबकि ये दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? ये दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया गया था? सिंपल पेंडुलम के जरिए। ये क्या है, क्यों है, कैसा है, आपने सिर्फ ये याद कर लेना। चाहे तो ये वाला पॉइंट कट भी कर दो, वैसे जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको कट ही कर दो, आपको ये वाला पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि इसकी वैल्यू इजाद कैसे हुई थी, कैसे रखी गई थी। एक मेथड था सिंपल पेंडुलम मेथड, फ्री फॉल मेथड, उसके जरिए ये इजाद हुआ था इसकी वैल्यू। और ये कैवेंडिश ने, कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था, उसने ये इसकी वैल्यू जो है वो इन्वेंट करी थी, कैलकुलेट करी थी। ठीक है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपको शुरू के बस 1 2 3 4 शुरू के 4 पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, बस बाकी ये 5वां लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, ओके, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ। बाकी चैप्टर में